वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स इन्फॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं वॉर जोन पार्ट 2 के बारे में, मराठा सब्सिडियरी अलायंस, पैरामाउंसी डायन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी ने एयरफोर्स तीनों ही यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। अब हम आगे चलें तो ये टॉपिक आप सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईएनएट एंड टाइप आर्मी तीनों ही मतलब चारों ही एग्जाम्स में आप पाएंगे। अब हम बात कर चुके थे मुगल्स के बारे में। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हुआ। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में छोटी छोटी रियासतें बन गई जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, पंजाब, मराठास एंड राजपूत। जब ये सारी बन चुकी थी, उसके मीनवाइल यूरोपियंस हिंदुस्तान में आ रहे थे। वो थे पुर्तगाली, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल था और इंग्लिश को एहसास हुआ अगर हिंदुस्तान पे राज करना है तो हमें बाकी यूरोपियंस को यहाँ से भगाना होगा। तो पुर्तगाली, डच और फ्रेंच को इन्होंने नॉकआउट करके हटा दिया। अब इनके पास ये था कि जब तक ये छोटी छोटी रियासतें हिंदुस्तान के अंदर नहीं आएंगी तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन्होंने या तो लड़ाई से या सब्सिडियरी अलायंस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की मदद से इन राज्यों पे कब्जा करना शुरू किया। अब ये सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है, ये सारी टर्म्स क्या है और अंग्रेजों ने अब यहाँ पर कौन सी चाल चली जिससे हिंदुस्तान उनके अंडर आ जाए, वो हम समझते हैं। पहली कहानी हमारी शुरू होती है ब्रिटिश एंड मराठास से। अब देखिए इस कहानी में क्या है। एक थे साहूजी। साहूजी 1707 से 1749 में मराठास में राजा रहे। इनके साथ एक पोस्ट बनी, इन्होंने एक पोस्ट बनाई जिसका नाम था पेशवास। पेशवास लाइक अ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। तो बहुत बड़ी एक पोस्ट है। इस पे पोस्ट पे तीन लोग बहुत प्रोमिनेंट थे। एक थे बालाजी विश्वनाथ बाजीराव एंड बालाजी बाजीराव। इन तीनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा मराठा एम्पायर बनाया। आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो पूरी लाइन है ये पूरा मराठा एम्पायर है। इसमें आपके सारे राज्य जैसे मध्य प्रदेश आज का, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी के सभी राज्य यहाँ पर आ रहे हैं। जब ये सभी राज्य आ रहे थे तो अब सत्ता का लालच बढ़ रहा था। सत्ता के लालच में दो लोगों के नाम बाहर आए। एक थे माधव राव एंड दूसरे थे रघुनाथ राव। अब ये दोनों ही राजा बनना चाहते थे, स्वामी माधवा राव एंड रघुनाथ राव। तो स्वामी माधवा राव के अंडर मतलब उनके सपोर्ट में आए नाना फाड़िस। नाना फाड़िस ने कहा कि हम स्वामी माधवा राव को राजा बनाना चाहते हैं, वो ज्यादा काबिल है। रघुनाथ राव ने कहा कि तुमसे तुमसे किसी ने पूछा, और वो सपोर्ट के लिए ब्रिटिश के पास गए। ब्रिटिश ने कहा ठीक है, हम तुम्हें राजा बनाएंगे, हम एक लड़ाई लड़ेंगे जिसका नाम होगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, मराठा वॉर। और वो 1775 से 82 तक होगी और इसमें अगर हम जीतते हैं हम आपको राजा बना देंगे। ये लड़ाई होती है। मराठा अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से हराते हैं। साल था 1776। एक जगह का नाम था तलेगांव। तलेगांव पुणे के पास एक छोटा सी जगह है, गांव है एक टाइप का। वहां पर लड़ाई हुई। जब वहां पर लड़ाई होकर खत्म हो चुकी थी तभी अंग्रेजों ने रीएनफोर्समेंट मंगा ली। अपने जो बाकी सिपाही थे वो मैसूर से मंगा ले कि आ जाओ हम लड़ते हैं और मराठास को हटा देंगे। उन्होंने मराठास को पूरी तरफ से घेर लिया और उसे कहेंगे हम डेडलॉक, मतलब अब मराठास कहीं जा नहीं सकते। तब उनको मजबूरी में एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी और ट्रीटी का नाम था ट्रीटी सालाबाई। ट्रीटी सालाबाई में ये बात, दो बातें तय हुई। पहली बात, रघुनाथ राव को राजा नहीं बनाया जाएगा मराठास का, बनेंगे स्वामी माधवा राव। पहली बात तय हो गई। दूसरी बात ये थी कि जो पूरा मराठा एम्पायर है यह हमारी मदद करेगा एंग्लो मैसूर वॉर लड़ने में, जो कि ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें क्या था, हैदर अली के खिलाफ अंग्रेज खड़े थे। पर इस वक्त तीन बातें चल रही थी। देखिए, मराठास पे अंग्रेजों की जीत हो गई थी पहली, हैदर अली के खिलाफ लड़ना था जो कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर थी, और उसके साथ अमेरिका में अमेरिका इंडिपेंडेंस वॉर चल रही थी। तो यहाँ पर अंग्रेज बहुत ही मतलब नाजुक मोड़ पे थे कि अगर हारेंगे तो सारी सारी हार जाएंगे, जीतेंगे तो सबकी सब जीत सकते हैं। तो जब उन्होंने मराठास का साथ लेके और हैदराबाद के निजाम का साथ लेके मैसूर को हरा दिया, उसके तुरंत बाद आप देखेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हो जाती है। ये वॉर ज्यादा पॉलिटिकल वॉर है रेदर देन ऑन ग्राउंड लेवल। क्या होता है, जो मराठा के चीफ होते हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं। मराठा की चीफ मतलब, देखिए जो महाराष्ट्र है, आज अगर आप महाराष्ट्र आज भी आप आएंगे तो आपको कुछ सरनेम बहुत ही कॉमन मिलेंगे। भोसले, होलकर, शिंदे, पेशवा, गायकवाड़, ये सभी के सभी मराठा थे। ये अपना अपना राज्य संभालते थे। जैसे गायकवाड़ गुजरात वाला रीजन संभाल लिया, भोसले ने ये उड़ीसा वाला रीजन संभाल लिया, शिंदे ने मध्य प्रदेश वाला रीजन संभाल लिया, होलकर ने भी मध्य प्रदेश का रीजन संभाल लिया, पेशवा ने आज का मराठा संभाल लिया। तो ये सब मिलके लड़ने लगे आपस में। बाजीराव जो इनके ऊपर राजा थे, उन्होंने कहा कि मैं इन्हें नहीं संभाल सकता और अब हमें इंटरनल प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कि ये भी मुझे
मार सकते हैं सभी के सभी जो चीफ है, मराठा के चीफ है। तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन करने का फैसला किया अंडर लॉर्ड वीजली। इस ट्रीटी को नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ बेसिन। इस बात से शिंदे और भोसले खुश नहीं थे कि ये सब्सिडरी अलायंस साइन करनी चाहिए, और उन्होंने इसका विरोध किया और लड़ना शुरू किया, और ये भी इसमें हार गए पूरी तरह से। और इस पूरी लड़ाई का नाम हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ये हुई 1803 से 1805 तक। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, जो हुई 1817 से 18 तक, मतलब करीबन एक साल। इसमें क्या हुआ, मराठा को एहसास हुआ हमने बहुत कुछ खो दिया, हमने अपना आत्मसम्मान खो दिया है, अब हमें लड़ना होगा, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। मराठा ने अपनी लड़ाई के लिए पूरी जान लगा दी और सब कुछ हार गए। पेशवा, मैं दोबारा बोलता हूँ, पेशवाज यहाँ पर डिथ्रोन कर दिए गए, मतलब जो राजा की गद्दी है वहां से हटा दिया गया, और इन्हें बिथुर सेंड कर दिया गया, जो कि कानपुर के पास एक जगह है, जेल में। बट मराठास के सम्मान के लिए थोड़ी बात नेगोशिएट हुई और कहा गया कि ठीक है, एक काम करते हैं, पुणे के पास एक छोटी सी जगह है सतारा, वहां पर हम आपको राज्य दे देते हैं, आप वहां जाके अपना राज्य बसा लो। तो वो सतारा एक करीबन गांव जैसा कस्बा है, आज के टाइम में तो बहुत बड़ा शहर है, वो पुणे के पास है। तो वहां पर उन्होंने अपना राज्य बनाया। यहां तक की कहानी हो गई खत्म। अब जरा सोच के देखिए अंग्रेजों के पास क्या क्या आ चुका है। हमने पहली वाली वीडियोस में समझा, कार्नेटिक हमारे पास आ चुका है, मैसूर उनके पास आ चुका है, यहाँ पर हैदराबाद भी उनके पास आ चुका है, इसके बाद मराठास भी आ चुके हैं, फिर बंगाल भी उनके पास है, अवध भी उनके पास है। अब बचे हैं सिख, सिंध एंड राजपूत। अब अगर ये तीनों और आ जाए तो बात बन जाएगी, और ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान अब इनके अंडर आ जाएगा। अब कहानी में अगर हम आगे चलें, तो अंग्रेज लड़ाई करने से ज्यादा अब आपस में भिड़वाने में या किसी तरह पॉलिटिकली उन पे जीतने में ज्यादा फोकस रखते थे। कहीं ना कहीं 3 लड़ाइयां हो चुकी थी बड़ी बड़ी। अमेरिकन इंडिपेंडेंस, हैदर अली के साथ सेकेंड मैंगलोर वॉर, और ये चौथी मैंगलोर वॉर तक हो चुकी है, काफी सारी वॉर हो चुकी है, एंग्लो मैंगलोर वॉर। फिर मराठास के साथ भी लड़ाई हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इनके पास भी फौज कम होगी। तो पॉलिटिकल तरीका क्या था इनके पास, पहला था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या कहता है, सब्सिडरी अलायंस ये कहता है कि आप हमारे अंडर सिक्योरिटी लो, मतलब जैसे कि आप एक राजा हैं और मैं अंग्रेज हूं, तो अंग्रेज ये कह रहा है कि आपके राज्य को प्रोटेक्शन करने का काम मेरा, मेरी पूरी फौज परमानेंट आपके यहाँ रहेगी, मेरा एक आदमी आपके कोर्ट या दरबार में रहेगा, जिससे आपका कोई भी नीड हो हम वो पूरी कर सके। ठीक, बट इसका जरा दूसरी एक तौर पे देखें, आप सोच के देखिए, आर्मी है, फॉर एग्जांपल नेपाल और इंडिया है, इंडिया की पूरी आर्मी नेपाल के अंदर बैठी हुई है। अब नेपाल में जो इंडियन आर्मी बैठी है वो नेपाल की बात सुनेगी, इंडियन आर्मी की बात, मतलब इंडिया की बात सुनेगी? ऑब्वियसली इंडिया की बात सुनेगी। अगर नेपाल पे अटैक करना है तो इंडियन आर्मी कह देगी ठीक है अटैक कर दो, पूरा कब्जा कर लो, वहां का जो प्रेसिडेंट है उसको हटा दो, और अब इंडिया अगर आ जाए वहां पर। तो ये जो सब्सिडरी अलायंस है ये बेवकूफाना हरकत थी, इसे भी दिखाने का तरीका है, देखो हम आपके कितने अच्छे हैं, पर हैं ऐसे नहीं। और इस सब्सिडरी अलायंस का जो आइडिया लाया, वो लाया गया लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली के द्वारा इन 1798 टू 1805। आपको याद होगा जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी उसमें ये सब्सिडरी अलायंस आया था, मैंने आपको जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ाया था। ये देखिए यहाँ पर है, ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, बाजीराव ने सब्सिडरी अलायंस साइन की, यहाँ पर आपको दिख गया होगा। यहाँ तक की कहानी खत्म होते होते इसमें कुछ बातें ऐसी थी जो अंग्रेजों ने और भी कही थी, जैसे भाई एक तो ये हो गई कि हमारी आर्मी आपके पास परमानेंट रहेगी, दूसरी बात ये कि हमारा एक इंसान कोर्ट में रहेगा ब्रिटिश पर्सनल, तीसरी बात ये कि जो भी इसका खर्चा होगा पूरी आर्मी का ये आप उठाएंगे, एंड अगर आपके कोई फॉरेन रिलेशनशिप बनते हैं किसी भी राज्य के साथ, किसी भी देश के साथ, तो उसमें आपको हमारी परमिशन लेनी होगी। तो अब अंग्रेजों का पूरा साथ है कि भाई हम पूरा दबदबा बनाए रखेंगे पूरे स्टेट पे, आर्मी भी अपनी रखेंगे, उसमें ब्रिटिश हमारा बंदा होगा कोर्ट जो पूरी खबर देता रहेगा क्या हो रहा है। तीसरी बात, वहां पर सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो आप उठा रहे हैं, हमारी जो फौज है इसका खाना पीना देखना, हथियार हथियार सब आप उठा रहे हैं, और अगर किसी देश से संबंध बना रहे हो तो भी आप हमसे परमिशन लेंगे। तो अंग्रेजों ने पूरी तरह से घेर लिया, ये झूठ बोल के कि सब्सिडी अलायंस है आपकी सुरक्षा के लिए। अब इसमें सब्सिडरी अलायंस में रियलिटी क्या हो रही थी, ह्यूज बर्डन ऑन इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया। भाई अगर आप पूरी फौज का खर्चा आप ही देख रहे हो तो फौज तो आपकी हुई ना, वो आप अंग्रेज अपना नाम क्यों ले रहे हो? पर यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में खर्चा आप दे लगा रहे थे, उनका खाना पीना राशन हथियार सब। इसके बाद इंटरनल डिके ऑफ स्टेट हो रहा था, मतलब सोच के देखिए कि अगर फौज वहां पर है जैसे मैंने बोला था,
तो वहां पर कोई भी फूड डालनी होगी, बड़ा आसान काम होगा ना। अगर आप थोड़ा बहुत हैकिंग जानते हैं तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि फायरवॉल को अगर तोड़ना हो तो बाहर से तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, बट अगर आप उस सिस्टम के अंदर बैठे हैं जिस सिस्टम की फायरवॉल तोड़नी है, तो वहां से हैकिंग बहुत आसान है। तो यही यहाँ पर हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा था, इनडायरेक्टली जो स्टेट सब्जेक्ट्स थे उनको भी कंट्रोल किया जा रहा था कि राज्य कैसे चलेगा, राज्य कैसा होना है, उसकी आने वाली भविष्य कैसे होगा। जैसे अगर पाकिस्तान कहने लगे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम डिसाइड करेंगे कि वो इंडोनेशिया मलेशिया के साथ राज्य कैसे बनाएगा, तो सोच के आने वाले देश जो दशक होंगे हमारे वो कैसे होंगे। अब इसमें मेजर स्टेट जो कवर हो रहे थे सब्सिडरी अलायंस के अंदर वो थे हैदराबाद, अवध, मैसूर एंड मराठास। ये बात आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में विच वन ऑफ दी स्टेट्स आर नॉट पार्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि हैदराबाद, अवध, मैसूर और मराठास ही हैं खाली सब्सिडरी अलायंस के। आगे चलते हैं, आगे आती है पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी लेकर आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग कहते हैं कि देखो सब्सिडरी अलायंस में तो हम आपको इज्जत दे रहे हैं, पर अब हम इज्जत भी नहीं दे रहे। पैरामाउंट सी ये कहती है कि अब हम पूरे के पूरे स्टेट पे कब्जा हमारा होगा। मतलब आम भाषा में बोलूं तो उन्होंने क्या कहा था कि दो लॉ बनाएंगे, एक होगा सेंट्रल लॉ, एक होगा स्टेट लॉ। स्टेट लॉ मतलब राज्य का लॉ जो आप बना रहे हैं, और सेंट्रल लॉ वो होगा जो हम बना रहे हैं। हमारे लॉज ज्यादा पावरफुल होंगे एज कंपेयर टू स्टेट लॉज। मतलब अगर हमने कोई रूल बना दिया कि आज खाना 2 बजे खाना है, तो आपको 2 बजे खाना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से 3 बजे नहीं खा सकते। तो ये थी क्लेम टू पैरामाउंसी। इसके अंदर कौन कौन सी स्टेट्स घेरी गई, वो थी कित्तौर, सिंध एंड पंजाब। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। यहां से हम आगे चलें। अब कुछ जगह पर लड़के या जबरदस्ती हमने हमने क्या मतलब अंग्रेजों ने कब्जा उठाया, जैसे थी सिंध। कुछ जगह तो सिंध इन्होंने पैरामाउंसी के नाम पर कब्जा कर ली। कुछ जगह यहाँ पर लॉर्ड एलन बोरो को भेज दिया कि भाई यहाँ पर जाके कब्जा कर लो। फिर थे हेनरी हार्डिंज। हेनरी हार्डिंज से कहा जो सिख का एरिया है उसको भी कब्जे में ले लो, और ईस्टर्न में बर्मा का जो एरिया मतलब आज के तारीख का म्यांमार उसको कब्जे में ले लो। और विलियम बेंटिक से कहा कि केचर और कॉर्क जो भी ईस्ट में है, ये भी इन पे भी आप कब्जा ले लो, करीबन नॉर्थ ईस्ट की साइड पर है, वहां पर आप कब्जा ले लो। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। फिर एक राजा आए, राजा कह रहा हूँ लॉर्ड आए, गवर्नर आए, इनका नाम आया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो था 1848 से 56। ये दो चीजें लेकर आए, एक है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एक है मिसगवर्नमेंट। डॉक्ट्राइन लैप्स में उन्होंने कहा कि अगर मान लो एक राजा है, उसकी संतान नहीं होती या उसके संतान मर जाती है, तो उसके बाद उस राजा के मरने के बाद ये पूरा राज्य अंग्रेज के अंडर आ जाएगा और वही अब इसको चलाएंगे। इसमें जो 3 राज्य आए सबसे बड़े वो थे सतारा जो कि पुणे के पास है, फिर नागपुर एंड झांसी। अब एक है मिस गवर्नमेंट। मिस गवर्नमेंट क्या होता है, अगर मान लो अंग्रेजों का मानना है जो रूलर वहां पर प्रेजेंट है किसी राज्य में वो इनएफिशिएंट है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, तो वो उसको हटा के अपना राज्य ले आएंगे। ये भी जो इनएफिशिएंसी के रूल थे रेगुलेशन से वो भी सिर्फ अंग्रेजों के अंडर मानने वाले थे। तो इसके क्या पैरामीटर्स हैं इसका कोई जवाब नहीं, और इसके अंदर फंस गया अवध। अब आते हैं कहानी आगे की तरफ। अब देखिए अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखा हो, यहाँ पर लिखा है 1856, और जो फर्स्ट इंडियन रिवॉल्ट हुआ था वो था 1857, जब डलहौजी ने इतनी बदतमीजी कर दी और ईस्ट इंडिया कंपनी का घड़ा पूरी तरह से भर गया। तो कई सारे रीजन बन चुके थे, सब्सिडरी अलायंस, पैरामाउंसी, डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड मिस गवर्नमेंट। तो अब तय हो गया था राजाओं की तरफ से कोई रिवॉल्ट होना है। ये रिवॉल्ट था 1857। यहाँ पर हमारी कहानी होती है पॉज, और हम समझेंगे जो आम आदमी था हिंदुस्तान का वो इस रिवॉल्ट में कैसे पार्ट हुआ। यहाँ तो सिर्फ राजा अपने मतलब के लिए थे ना कि स्टेट हमें अपनी कैसे वापस मिलेंगी, पर आम आदमी अपने मतलब से भी था, उस पर भी कई दिक्कतें आ रही थी। वो क्या दिक्कत थी, क्या वजह थी, ये रिवोल्ट कैसे आया, इस रिवोल्ट में उन्होंने क्या क्या कदम लिए और ये रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ, उस बारे में हम बात करेंगे। तो ये होता है हमारा वीडियो का एंड। इसमें से अब आप जरा देखिए जो लाल वाला पोर्शन है वो रीजन है जहां पर अंग्रेजों का पूरी तरह से शासन था। ठीक है, अब यहां पर होती है हमारी वीडियो का एंड। में यहां पर एक बात और कहूंगा, देखिए ये अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन कोर्स है। मतलब अगर आप सीडीएस एफकेट और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ₹1 देना है, वो भी सिर्फ ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो कि आप डेबिट कार्ड यूज करके लगेगी आपकी। बाकी आप सीडीएस एफकेट सीएपीएफ की तैयारी फ्री में कर सकते हैं 1 महीने के लिए, जिस दिन से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो वहां पर आपको एक कूपन कोड यूज करना है, वो है टॉप विथ प्लस,
और आपका सब्सक्रिप्शन कोड आपके पास हो जाएगा। अब इसमें एक बात यह है कि जैसे आप 1200 रुपए का जब आप जाएंगे तो आपको 1 मंथ का सिलेक्ट करना है। उस 1 मंथ की कॉस्ट होगी 1200। 1200 में जब ऐसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कूपन। कूपन में जाके आपको डालना है टॉप विद प्लस, और ये जो 1200 रुपए हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे 0 रुपीज में। फिर आपको सिर्फ डेबिट कार्ड से पे करना है और पे में आपकी सिर्फ 1 रुपी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कटेगी और आप CDS का प्लस कोर्स ले सकते हैं। कहानी होती है यहाँ पर खत्म। 2 किताबें हैं, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं मगर मेरी वीडियो रोज ही देख रहे हैं। इन 2 किताबों का नाम है साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एंड दूसरी किताब का नाम है द अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। कहानी इन दोनों किताब में इस तरह से है कि ये किताब आपको अवेयर कराती है आपकी गलतियों के बारे में, और एक जो सक्सेसफुली इंसान बनने के लिए तैयारी की जरूरत होती है उस बारे में बात करती है। ये किताब लिखी गई थी 1986 में। कहानी शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से, फिर आपकी सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम में से कई लोग अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते कि हम कुछ कर सकते हैं, ये उस बारे में बात करता है। फिर सेल्फ कंट्रोल की कई चीजें ऐसी होती हैं हम पर्सनल इंटरव्यू में अपने आप ही बोलते चले जाते हैं, तो अपना कंट्रोल कैसे रखते हैं और हार्ड टाइम में मोटिवेट कैसे करते हैं। जैसे एक OL की होती है लाइवलीनेस, उसकी बात यहाँ करते जाते हैं। फिर सेल्फ एक्सपेंटेंसी, सेल्फ इमेज, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड आखिर में सेल्फ प्रोजेक्शन की आपने जो अब ये सब सीखा है इसको प्रोजेक्ट कैसे करना है अपनी रियल लाइफ में, वो बात करते हैं। तो अगर आप इसे नोटिस करें पूरी कहानी को तो ये फैक्टर 2 को छोड़ के बाकी सब बता देता है आपको। जब डिसिप्लिन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर एक्सप्रेशन, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस आ जाता है। और जब हम आगे चलते हैं सेल्फ मोटिवेशन वाले या सेल्फ एक्सपेंडिचर, सेल्फ इमेज में, तो आपके सारे फैक्टर ये वाले आ जाते हैं। एंड लास्ट में बचता है डिटरमिनेंट, करेज एंड स्टैमिना, वो आपका प्रोजेक्शन वाले में और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो यहाँ तक की कहानी हमारी इस किताब की। आगे चलते हैं, अगली किताब है अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। इस किताब में टैट, वैट, SRT, GTO, पर्सनल इंटरव्यू, इन सब के बारे में डिटेल में समझाता है थ्रू हिज पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। और उसमें ये अपनी लव लाइफ, सेक्स लाइफ प्लस रोमांस प्लस एडवेंचर, इन सब की बात करता है, जिससे ये किताब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और ये नॉवल की तरह आप पढ़ सकते हो एक सेटिंग में। ये होता है वीडियो का एंड। मेरे लिए कोई मैसेज होगा तो #वाशने करके मुझे बताइए और फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जय हिंद।